जेट 2024 जेट 2024 अंतिम काउंसलिंग, जिसे हम स्पोर्ट काउंसलिंग कहते हैं। तो वो स्पोर्ट काउंसलिंग 2024। तो स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है, स्पोर्ट काउंसलिंग कब से होगी, कौन कौन करवा सकता है, किस किस का सिलेक्शन होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, तो इन सभी अपने जो कितनी सीटें इनकी वैकेंट हैं, इन सभी की जो बात है इस वीडियो में करने वाले हैं। एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपके स्पोर्ट काउंसलिंग की अपन इस वीडियो में देंगे। तो अगर चैनल पर नए हो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि सभी को इस चीज़ का पता हो। तो कंप्लीट जानकारी अपन देंगे। इससे पहले भी जो जेट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले अपने इस चैनल पर शेयर की है। तो अब अपन जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग है। स्पोर्ट काउंसलिंग तो आपकी सबसे पहला पॉइंट अपना कि ये स्टार्ट कब होगी। तो स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, तो आपने जेट की साइट है, ऑफिशियल साइट, उस पर देखा होगा कि आपकी जो लास्ट जो कॉलेज छोड़ने की डेट है, यानी आपकी तीनों लिस्टों की जो लिस्ट आ चुकी है, उसके बाद आपका जो ऑफलाइन जाके रिपोर्टिंग थी कॉलेज में, यानी ऑफलाइन जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो हो चुका है। इसके बाद अब आपका क्या करना, जैसे आपका 9 और 10 तारीख को था, ठीक है, तो अभी आपको जो लास्ट आपको 12 तारीख दी थी कॉलेज में रिपोर्टिंग। अब इसके बाद जो आपका लास्ट जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 19 तारीख तक आप किसी भी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, आपको कॉलेज लेना है तो ठीक है, वरना अगर आपको छोड़ना है तो 19 से पहले आप इसको सीटें कैंसिल करवा दीजिए अपने कॉलेज में जाके, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखिए और वहाँ का प्रोसीजर होगा जो भी वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे सीट अलॉटमेंट कैंसिल नहीं करवाते अपना, तो फिर आप स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। और ये आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग है 19 के बाद, यानी आपके लगभग 22 से 23 तारीख तक आपकी, या फोर्थ वीक ऑफ सितंबर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये कैसे होगी, मतलब कैसे करवानी है आपको, कब स्टार्ट होगी, कैसे करवानी है, तो वही पूरी बात करने वाले हैं। किन किन की क्या क्या फीस लगने वाली है, पूरी इस बात करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। क्या कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट। तो कौन कौन करवा सकता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये आपका कि काउंसलिंग करवा कौन कौन सकता है भाई, ठीक है। जो कब और कैसे होगी वो तो आगे की बात है, ठीक है, लेकिन करवा कौन सकता है। अब मैं करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता, मैं इसके लिए योग्य हूँ या नहीं। तो इसके लिए पहला पॉइंट अपना है कि जिन्होंने जेट की मेन काउंसलिंग में काउंसलिंग करवाई पर कोई कॉलेज नहीं मिला। सेकंड बच्चे के आते हैं कि जिन्होंने जेट की मेन काउंसलिंग ही नहीं करवाई, ठीक है। थर्ड बच्चे के आते हैं कि जिन्होंने काउंसलिंग करवाई बट मनपसंद काउंसलिंग तो करवाई, मेन काउंसलिंग, ठीक है, पर आपके जो मनपसंद कॉलेज है वो नहीं मिला। तो वहां पे आपने जो कॉलेज लास्ट में जब थर्ड लिस्ट में मिला, तो वो आपने क्या हुआ, अपवाद लगाते लास्ट में एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो अब ये 3 कंडीशन मिलती है आप, ठीक है। पर अभी जैसे कैसे होगा, आपने सीट एक्सेप्ट भी कर ली लास्ट थर्ड लिस्ट में, आपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिए, बट अभी क्या हुआ, जैसे आपको स्पोर्ट काउंसलिंग में वापस जाना है, तो वहां पे आप जाके सीट अपनी कैंसिल करवा लीजिए 19 से पहले, ठीक है। उसके बाद आप जो स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे भी कॉलेज में हैं और यहाँ पर भी स्पोर्ट काउंसलिंग में दोनों साइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद ये अब आपको पता हो गया सभी को कौन कौन बच्चे हैं वो जो आपका एडमिशन प्रोसेस के अंदर भाग ले सकते हैं। तो ये 3 टाइप के बच्चे हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो जो आपकी जो मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है पर कॉलेज मिला ही नहीं, दूसरा जो मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बच्चे रह जाते हैं। मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन नहीं करते, तो वो करते जिनके आईसीआर में अच्छे नंबर आए हैं, जैसे 300-400 नंबर, बट उनको आईसीआर में भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो वो आके फिर स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जिनको कई बार क्या होता है कि नंबर कम होते हैं बट मेन काउंसलिंग में कॉलेज अच्छा नहीं मिलता, पर स्पोर्ट काउंसलिंग में अच्छा मिल जाता है, पर उनको मेन काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिलता पर मनपसंद का, पर स्पोर्ट काउंसलिंग में अच्छा मिल जाता है। तो पूरी बात लास्ट तक अपन करने वाले हैं, कट ऑफ भी बताऊंगा कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, वो सारी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, ठीक है। कौन कौन भाग ले सकते हैं इसमें मैंने बता दिया है। इसके बाद अगला पॉइंट अपना, थर्ड पॉइंट अपना कौन सा है कि किन किन की फीस लगने वाली है, किन किन की कितनी फीस लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने मेन काउंट अपना थर्ड पॉइंट है किन की कितनी फीस लगेगी। तो पहले बात कर लेते हैं अपन को जो जिन्होंने पहले मेन काउंसलिंग आपने उसमें पार्टिसिपेट किया पर कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उनको डायरेक्ट क्या करनी है,
चॉइस फिलिंग करनी है। क्या करनी है? चॉइस फिलिंग करनी है। और एक दूसरे बच्चे जो, ठीक है, उनको खाली फीस जमा नहीं करवानी है, उनको मतलब खाली चॉइस फिलिंग करनी है। और जिन्होंने पहले फीस यानी मेन काउंसलिंग, यानी एक दूसरे बच्चे कौन सी होगी? जिन्होंने मेन काउंसलिंग नहीं करवाई, ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ? फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरे बच्चे कौन से? मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए ही नहीं, तो उन्हें फीस देनी पड़ेगी। और थर्ड टाइप के बच्चे कौन से होंगे? जिन्होंने मेन काउंसलिंग तो करवाई है, मेन काउंसलिंग करवाई है, और जिन्हें कॉलेज भी मिल गया, ठीक है, पर मनपसंद का नहीं, उन्होंने जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और अभी वो स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको भी फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो वो बच्चे हो गए जिन्होंने मेन काउंसलिंग में आपका जेडके में पार्टिसिपेट किया पर उनको कॉलेज मिला ही नहीं, तो उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी बिल्कुल भी, उनको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और दूसरे बच्चे जिन्होंने मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, और तीसरे टाइप के, ठीक है, उनको फीस सेकंड टाइप और थर्ड वाले टाइप वाले बच्चों को फीस देनी पड़ेगी। थर्ड टाइप वाले बच्चे कौन से हैं? जिन्होंने मेन काउंसलिंग करवाई, कॉलेज मिला पर एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वापस वहां पे सीट कैंसिल करवा दी। तो इन तीनों टाइप के बच्चों को मैंने फीस बता दी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो आपकी जो फीस है वो रहने वाली है 5000, 5000 रुपये आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। आई होप सभी समझ गए होंगे किसकी कितनी फीस रहने वाली है। और डॉक्यूमेंट क्या है जो आपको मेन काउंसलिंग में लगे थे, वही जो आपकी वही डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अपन आगे, किस किस का सिलेक्शन होगा। अपना फोर्थ पॉइंट है किस किस का सिलेक्शन होगा। तो इससे मानिए कि अब आपके पास 100 सीटें हैं एक कॉलेज में, तो अब खाली कितने सीटें बची हैं उनकी? तो खाली 10% सीटें ही अब आपकी खाली होगी। तो जिन्हें अब उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जिन्होंने आईसीआर में जाने का था, उनके जैसे जेट में, तो मतलब ऐसे मानिए 250 से प्लस नंबर आ रहे हैं या 200 से प्लस आ रहे हैं, 280 नंबर आ गए, 240 नंबर आ गए, मतलब 250 नंबर, ठीक है। ऐसे बच्चे आ रखे हैं, उन्होंने उनको टारगेट किया था, उनका आईसीआर में जाना टारगेट था। और यहाँ पे सीटें खाली कैसे हुई है? तो जो बच्चे यहाँ से जेट से आईसीआर में चले गए, सीयूटी में चले गए, और इसके अलावा जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला वो सीटें खाली हो गई। तो इस प्रकार ये सारी सीटें खाली होने वाली हैं। तो 10% सीटें खाली होगी, तो यहाँ पर किन बच्चों का सिलेक्शन होगा? तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनके यहाँ पे अच्छे मार्क्स हैं। ऐसे नहीं केवल बिल्कुल थोड़े मार्क्स है, तो हाँ, पेमेंट सीट में अगर हो जाता है तो वो अच्छी बात है, पर मैं यहाँ पर नॉर्मल और गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। बाकी अपने प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजों का कोई लेना देना नहीं है, मैं खाली आपको जो अच्छे कॉलेज है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनके कम से कम आपका 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। अपने कट ऑफ की बात करेंगे, कौन कौन सी कॉलेज की मतलब एवरेज कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पर पूरी बात कर ली है कि कौन से नंबर होगा, कितना सिलेक्शन होगा। तो आपके कम से कम 10% सीट खाली रहने वाली है आपकी। किन किन बच्चों का? जैसे जेट में जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा ली थी, काउंसलिंग में एक्सेप्ट कर लिया था, बट अभी आईसीआर की जो काउंसलिंग साथ साथ में चल रही है, तो उधर चले गए, उधर अच्छा कॉलेज मिल गया। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो वो भी सीट खाली कर रहे हैं। और जिन्होंने मेन काउंसलिंग करवाई नहीं, तो उसके कारण 10% सीटें खाली रह गई, ठीक है। तो अब अपने जो कट ऑफ की बात भी करने वाले हैं, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कौन सी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बात करेंगे, अपना 5वां पॉइंट है कट ऑफ की, ठीक है। तो जब सबसे पहले बात करने लेते हैं अपन जनरल की, यूआर की। तो यूआर की अगर आपके 160 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेफ हो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड अपने ओबीसी की। तो ओबीसी में आपको ऐसे मानिए कि 150 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ है। इससे अगर नीचे आ रहे हैं 5 जैसे मतलब 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे, 5-10 नंबर कर सकते हैं, बड़ा ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। और थर्ड बात कर लेते हैं अपने ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में आपकी रहने वाली है 100, ऐसे मानिए 145 से 150 नंबर तक आपका रहने वाला है। और अगली थर्ड जो कैटेगरी है अपनी फोर्थ, एमबीसी। कौन सी है? एमबीसी। तो उसके जो आपका रहने वाला है एमबीसी 140 से 150 नंबर तक है, तो उनको बढ़िया अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में आपका 135 से 140 नंबर हो जाएगा। और एससी की बात करें तो 125 नंबर तक आपका इजीली हो जाएगा। और जो डिफेंस वाले हैं उनका जो कितने % का होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, पर 120 नंबर है तो आराम से इजीली हो जाएगा उनका। तो ये अपना थोड़ा बता दिया मैंने कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बता देना। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं अपनी जो आपका काउंसलिंग किस अकॉर्डिंग होने वाला है। तो जिस अकॉर्डिंग अपनी जो मेन काउंसलिंग हुई थी, मेन काउंसलिंग हुई थी अपनी,
उसी के अकॉर्डिंग आपका, जैसे आपने पहले चॉइस फिलिंग की थी, कैसे की थी चॉइस फिलिंग, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया था 5000 पे किया था, तो उसी अकॉर्डिंग आपका पेमेंट या चॉइस फिलिंग होने वाली है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे पेड काउंसलिंग मैंने कर रखी है, मात्र आपकी 300 रुपये में काउंसलिंग हो जाएगी। तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बता देना, या मेरा पर्सनल नंबर है उसे व्हाट्सअप कर देना, बता देना काउंसलिंग करवानी है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।